अब ये जो मैंने सारा आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है, यहाँ से एक आइडिया हो रहा है कि सिंस इंसेप्शन से लेके अभी तक पाकिस्तान में कौन से इश्यूज हैं, एथनिक इश्यूज, जो क्या कर रहे हैं, हमारी इंटीग्रेशन को खराब कर रहे हैं, उसको डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं। अब ये था पहला आइडिया हमारा समझने का, हमारे क्लास का पहला एक जो मैंने कहा था कि एथनिक इश्यूज का रिलेशन विद नेशनल इंटीग्रेशन, वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ ये समझ में आ गया है? कितने बच्चों को समझ में आया, हाथ ऊपर करें। चले, वेरी गुड, थैंक यू। अब आ जाते हैं आपके सेकंड, जो मैंने आप लोगों से कहा था, मैं आपको समझाऊंगा कि नेशनल इंटीग्रेशन है क्या, उसका रिलेशन क्या है एथनिक इश्यूज के साथ, वो हमने देख लिया है। अब आ जाते हैं कि काजेस कौन से, व्हाट आर द मेजर काजेस जिन्होंने पाकिस्तान में इंटीग्रेशन को जो है वो असरअंदाज करते हैं, पाकिस्तान को असल माना में इंटीग्रेट नहीं होने देते। अच्छा, तो अभी हम सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर जो है कि व्हाट आर द मेजर काजेस बिहाइंड नेशनल इंटीग्रेशन को जो वीकन कर रहे हैं, काजेस बिहाइंड वीकनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, या वो फैक्टर्स दैट हैव काज्ड इन 1971 डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों सेम चीजें हैं। तो जो काजेज हैं उसको हम अगर कैटेगराइज करें तो दो किस्म की कैटेगरीज बनती हैं। एक वो कैटेगरी है जो उसको हिस्टोरिकल कैटेगरी भी कहा जाता है, एक हिस्टोरिकल व्यू ऑफ नेशनल डिसइंटीग्रेशन, क्या काजेज थे हिस्ट्री में जिन्होंने पाकिस्तान में डिसइंटीग्रेशन करवाई। तो वैसे तो बहुत ज्यादा रीजंस हैं, लेकिन अवर फोकस विल बी ऑन द टॉपिक, कौन से मेजर चीजों पे फोकस होगा, एथनिक इश्यूज के हवाले से फोकस होगा कि कैसे डिसइंटीग्रेशन जो थी वो एथनिक इश्यूज के बेसिस पे थी। तो हमें ये समझने के लिए, इन काजेस को समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री को समझना बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है फेडरेशन का, जिसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग ऑन फेडरेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये दो चीज़ें हम समझेंगे तो हमें काजेस भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, और इसी कॉन्सेप्ट से वी विल बी अंडरस्टैंड कि नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से हम दो चीज़ें अभी सीखेंगे। जो पहली चीज है वो ये है कि हम हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल जो ओवरव्यू है वो लेंगे कि हमारे पास पाकिस्तान में एथनिक इश्यूज स्टार्ट क्यों हुए, उनके काजेस क्या थे, और इन्हीं काजेस को जब हम समझ पाएंगे तो उसके बुनियाद पे हम उनको रिजॉल्व करके सजेस्ट करेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। वही सवाल जो सीएसएस में आपसे 2018 में पूछा जा चुका है। तो पहले आए तो देखते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल ओवरव्यू को। चक्कर ये है कि नेशनल इंटीग्रेशन का एक फियर तो सिंस इंसेप्शन था ही हमें, लेकिन ये मजीद बढ़ गया, मजीद एक इंटेंसिटी की सूरत अख्तियार कर गया तब जब हमसे ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। इससे पहले जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो इस मसले को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती थी। उसके मेजर जो उनकी पॉलिसीज थी वो इन चीज़ों को जहन में रख के नहीं बनाई गई थी। वो क्या थी, आए उनको देखते हैं। सबसे पहले जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वी हैड सेवरल इथनिसिटीज़, लेकिन उनमें से जो मेजर थी वो थी बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बलोची और आपकी पख्तून। अब ये 5 अदर डिफरेंट इथनिसिटीज़ हैं। पांचों को एक यूनाइटेड वन नेशन में कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ये तो पहले चैलेंज था। अलग अलग लोग हैं, उन सबको हम कह दें कि आप बन जाएं, एक यूनिटी बन जाए, तो ये आर्टिफिशियली तो क्रिएट नहीं की जा सकती। तो हमने क्या किया, वी फाउंड अवर जो हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने कहा कि इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके इनको यूनाइट करने का कॉमन कोई एलिमेंट ढूंढा जाए। वो जो कॉमन एलिमेंट था वो एक ही था जो उस वक्त वहां पे मौजूद था, जिनको हमारे फोर फादर्स ने यूटिलाइज किया, दैट वाज रिलीजन। हमने देखा कि भाई पंजाबीज, बलोचीज, पख्तून्स और बंगालीज, ये सब जो लोग थे, इनमें सिर्फ एक ही चीज उस वक्त, वैसे तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन जो मेजर चीज थी जो इन सब में कॉमन थी वो क्या थी, रिलीजन की। और वो रिलीजन क्या था, इस्लाम। तो हमने कहा कि भाई जो हमारी स्टेट बनेगी, आप जो भी मुस्लिम्स हैं उनको फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ देयर रिलीजन मिलेगा, हमारी स्टेट में सोशल डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक जस्टिस होगा, पॉलिटिकल प्लूरलिटी, मतलब आप अलग अलग एथनिसिटीज होंगी तो आप सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। ठीक है, आप सब जो भी ग्रुप्स हैं आप मिलके यू विल बी फार्मिंग दिस स्टेट, और आप सबकी कल्चरल आइडेंटिटीज को प्रमोट किया जाएगा।
आप सबको क्या किया जाएगा, आपकी कल्चरल आइडेंटिटीज को प्रमोट किया जाएगा और आपकी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं, उन्हें भी प्रिजर्व रखा जाएगा। अब ये प्रोमिसेस किए गए थे एट इंसेप्शन बाय द फोर फादर्स ऑफ आवर नेशन, ठीक है। अब चक्कर ये हुआ कि जैसे ही पाकिस्तान आजाद हुआ तो एक कॉमन ग्राउंड पे हमने सबको यूनाइट करके रखा था, वो था रिलीजन। तो सबसे पहला काज जो बना एक डिसइल्यूजनमेंट का, वो ये था कि सम क्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान दे वांटेड कि पाकिस्तान एक सेक्युलर स्टेट बने जहां पे रिलीजन का कोई रोल लिमिटेड हो, वो एक इंडिविजुअल लाइफ तक महदूद हो। दूसरे बंदे थे, दूसरा ग्रुप था दैट वांटेड कि पाकिस्तान का जो इस्लाम का जो रोल हो वो इंटीग्रेटेड रोल हो। अब इस पे जब कंट्राडिक्शन सामने आई तो क्योंकि सारे ग्रुप्स यूनाइटेड इसी पॉइंट पे थे तो दे फेल्ड लाइक कि अगर इस्लामिक स्टेट नहीं है तो व्हाई आर वी यूनाइटेड, ठीक है। एक डिसइल्यूजनमेंट हुई कि भाई हमने इकट्ठे हुए थे मजहब के नाम पे, एक कॉमन पॉइंट के नाम पे कि भाई इट विल बी एन इस्लामिक स्टेट। अब जब इस्लामिक स्टेट के ऊपर डिस्कशन आया कि वेदर इट विल बी अ सेक्युलर स्टेट या वेदर इट विल बी अ इस्लामिक स्टेट, तो इस बेसिस पे एक डिसइल्यूजनमेंट पैदा हुई कि भाई हमें साथ में यूनाइटेड रहना चाहिए या नहीं। अभी ये आइडिया हमने देखा, हमारी लीडरशिप ने रियलाइज किया, तो दे इन देयर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मेड इट क्लियर कि पाकिस्तान क्या होगी, इट विल बी एन इस्लामिक स्टेट। उन्होंने ये डिसइल्यूजनमेंट खत्म कर सिंस इंसेप्शन, आजादी से लेके उन्होंने जब ये फील किया कि ये एक डिसइंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो उन्होंने वो चीज खत्म करके 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बात क्लियर कह दी कि पाकिस्तान क्या होगा, इट विल बी एन इस्लामिक स्टेट। आगे चल के जब हमारी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको जो टास्क दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक दो चीजें सामने आई। एक तो ज्यादा पॉपुलेशन थी आपकी ईस्ट पाकिस्तान में जो बंगाल था, तो उनको कितनी रिप्रेजेंटेशन दी जाए, और दूसरा ये कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। अब नेशनल लैंग्वेजेस जो थी, मैंने बताया था कि पहले से ही 500 इथनिसिटीज मौजूद हैं, हर किसी की अपनी लैंग्वेज है। बलोचियों की बंगाली, बांग्लादेश वाला जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां पे बंगाली थी, पंजाबियों की पंजाबी लैंग्वेज है ऑब्वियसली, इसी तरीके से डिफरेंट एथनिसिटीज की अपनी अपनी लैंग्वेजेस थी। अब जब मुल्क बन गया तो एक अगेन कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि भाई नेशनल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। अब नेशनल लैंग्वेज हर कोई एथनिसिटी चाह रहा था कि हमारी लैंग्वेज शुड बी नेशनल लैंग्वेज। अब उससे फर्क क्या पड़ता कि जिस लैंग्वेज को हम प्रोमोट करके नेशनल लैंग्वेज रखते, उस कल्चर दैट वुड हैव बिकम अ डोमिनेंट कल्चर। इसी चीज को नजर रखते हुए हमारी लीडरशिप ने वो कहा कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज होगी दैट विल बी उर्दू। ऊपर से उर्दू जो थी उसको क्यों नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, क्यों नहीं बंगाली लैंग्वेज को जो मेजॉरिटी बोलती थी पाकिस्तान की उस वक्त, क्या रीजंस थे? उसके 4-5 रीजंस हैं। पहला रीजन कि ये उर्दू जो थी एक इस्लामिक कल्चरल आइडेंटिटी है, मतलब सब कॉन्टिनेंट में जो पहली एक इस्लामी मुस्लिम्स जो बोला करते थे कॉमन लैंग्वेज, वो क्या थी? उर्दू। तो एक कल्चरल आइडेंटिटी थी उर्दू जो है एज ए इस्लाम की। दूसरी ये कि यही एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज भी रही मुगलों के दौर में। थर्ड इसका बात ये था, वही बात कि भाई अगर उर्दू को रखा जाता है तो उससे इथनिक डिवाइड पैदा नहीं होगा, इथनिक डिवाइड पैदा नहीं होगा, किसी एक इथनिसिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। तो ये 3 मेजर थे। इसके अलावा भी कुछ और थे कि हमारा जो लिटरेचर था और लैंग्वेज जो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसने मेजर रोल प्ले किया था फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान में, उनकी भी जो फॉर्मल लैंग्वेज थी वो क्या थी? उर्दू थी। तो इन 4 फैक्टर्स थे जिनको मद्देनजर रखते हुए हमें हमारी लीडरशिप ने डिसाइड किया कि हमारी लैंग्वेज क्या होगी। और इसी चीज पे एक बांग्लादेश में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिन्होंने प्रमोट करना चाहा बंगाली लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज। हम देखते हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और 8 तारीख है, आई एम नॉट श्योर इट्स नवंबर या अक्टूबर है, कोई मंथ है, जो हम एज अ नेशनल लैंग्वेज ग्लोबल जो है एज अ लैंग्वेज डे मनाते हैं। वो क्यों मनाते हैं कि अनफॉर्चुनेटली उसी दिन पे स्टूडेंट्स जो थे, जैसे आज बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ से, उसी टाइम भी ऐसे ही प्रोटेस्ट थे कि बंगाली शुड बी द नेशनल लैंग्वेज। उसके ऊपर दे वर प्रोटेस्टिंग
और प्रोटेस्ट जो थे फ्रॉम पीसफुल टू वायलेंट टर्न हुए, और अनफॉर्चुनेटली अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज कि वहां पे स्टूडेंट्स पे गोलियां चलाई गई और कुछ स्टूडेंट्स जो थे वहां पे वो उनकी डेथ हो गई। तो इस केस में अब यहाँ पे यूएन ने इंटरवीन करके एज उनकी स्ट्रगल की, स्टूडेंट्स की स्ट्रगल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उसी डेट को एज अ लैंग्वेज डे ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, और हमने एक फोर्सफुली एक आइडेंटिटी जो थी उसको सबवर्ट करके एज अ लैंग्वेज की जो सेपरेट आइडेंटिटी थी उसे सबवर्ट कर दिया, और हमने नेशनल लैंग्वेज उर्दू ही रखी। ठीक है, तो पहला दूसरा फैक्टर ये, पहला फैक्टर तो हमने देखा कि डिसइल्यूजनमेंट ओवर द रोल ऑफ रिलीजन इन इस्लाम। दूसरा, कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट हुई ओवर द लैंग्वेज, दिस सोड द सीड ऑफ एक रिजेंटमेंट। बंगालीज लोग अब फील कर रहे थे, दे स्टार्टेड शोइंग रिजेंटमेंट कि भाई वी आर नॉट बीइंग गिवन प्रॉपर ड्यू केयर टू अवर लैंग्वेज, अवर कल्चर को इतना ज्यादा वो नहीं दी जा रही इंपॉर्टेंस। तीसरा जो फैक्टर था, तीसरा जो सबसे ज्यादा अहम कंसीडर किया जाता है इन द स्टार्टिंग ऑफ एथनिक इश्यूज, वो था आपका वन यूनिट स्कीम। अब वन यूनिट स्कीम क्या है? एक पाकिस्तान में इश्यूज चल रहे थे ओवर द रिप्रेजेंटेशन। पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलेशन थी और वेस्ट पाकिस्तान में उससे कम पॉपुलेशन थी। नियरली 51 से 52% थी ईस्ट पाकिस्तान में, 48% था वेस्ट पाकिस्तान में। अब ये था चक्कर कि जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो हम यूनिट्स में इक्वल कर रहे थे, नॉट बेस्ड अपॉन पॉपुलेशन। मतलब हम कह रहे थे अगर 100 सीटें हैं तो 50 वेस्ट पाकिस्तान की होनी चाहिए, 50 ईस्ट पाकिस्तान की होनी चाहिए। अब जो ईस्ट पाकिस्तान था, इट वाज सेइंग कि भाई दिस इज नॉट राइट, क्योंकि हमारी जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमें सीटें भी क्या होना चाहिए, ज्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, रादर देन आपकी पॉपुलेशन के बेस पे उनको सीटें दे देते, हमने पेरिटी फार्मूला लगाया। इसे कहा जाता है पेरिटी फार्मूला। अब ये जो पेरिटी फार्मूला है कि भाई ईस्ट और वेस्ट को इक्वल किया जाए, डिस्पाइट कि उनमें पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, बराबर नहीं है, उनको ज्यादा सीटें देना रिफ्लेक्टेड कि बंगाली लोगों को वैल्यू कम दी जा रही है। अब ये कैसे है, आइए इसे समझते हैं। अगर यहाँ पे लेट से आपको 50% सीटें मिलती हैं, 100 सीट से 50 सीटें आपने इधर दे दी, ठीक है, और ऐसे समझे कि उस वक्त पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन 100 है, ठीक है, 100 मिलियन कर दें, 100 मिलियन, ठीक है। अब उस वक्त क्या पॉपुलेशन थी उसे छोड़ दें, एक बेसिक आइडिया ले लें कि अगर वेस्ट पाकिस्तान में 48 बंदे हैं तो उनको कितनी सीट्स मिल रही हैं, 50। तो हर बंदे को एक से ज्यादा 1 पॉइंट समथिंग सीट मिल रही है। मतलब एक बंदे का जो वोट हो रहा है वो उसके एक बंदे से ज्यादा वैल्यू का है। उसी जगह पे अगर ईस्ट पाकिस्तान है, वहां पे 52 लोग हैं और उनकी सीट्स कितनी है, 50, तो हर बंदे का जो वोट है वो लेस देन 1 हो रहा है। ये समझ में आ रही है बात कि भाई अगर यहाँ का बंदा है वेस्ट पाकिस्तान का तो उसके वोट को मजीद अहमियत मिल रही है एज कंपेयर टू जो ईस्ट पाकिस्तान है। तो ईस्ट पाकिस्तान कह रहा है कि भाई ऑन व्हाट बेसिस आप वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के वोट को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो एज कंपेयर टू अवर वोट। ठीक है, ये जो डिफरेंस था, दिस आल्सो सीड द एक एथनिक फीलिंग ड्राइव करने लगे कि भाई व्हाई वी आर बीइंग जो है ट्रीटेड लाइक दिस, हमारे वोट को क्यों इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही, हम भी तो इक्वल बंदे हैं, वी आर आल्सो एन इक्वल एथनिसिटी, व्हाई वी आर नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वल। अब ये जो चीज थी, दिस सोड द बेसिक सीड्स ऑफ, बेसिक सीड जो था वो एनिमिटी का, एथनिक इश्यूज का, वो इन चीजों ने, हमारे इन किस्म की पॉलिसीज ने, जिनको पैरिटी फार्मूला कहा जाता है या पैरिटी जो है पॉलिसी कहा जाता है, उन्होंने वो की। आगे चल के उसी के बाद हमारी लीडरशिप डिसाइड करती है कि इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए कि भाई आप, हम पॉपुलेशन के बुनियाद पे नहीं दे रहे, दे सेड कि वी हैव 2 प्रोविंसेस, बस कितने, एक है ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा है वेस्ट पाकिस्तान, और इनको कहा जाता है वन यूनिट स्कीम। से क्या कहा जाता है? अब हम जब पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान में वी है पंजाबीज, बलोचीज, सिंधीज और आपके पख्तून्स।
अब हमने क्या किया कि ये तो हाँ आपका वेस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में जो मेजर एथनिसिटी थी वो कौन सी थी? हमने कह दिया कि ये जो आइडेंटिटी है ये एक ही आइडेंटिटी है दैट कंप्राइजेज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। अब हमने इन सब आइडेंटिटीज को मर्ज करके हमने कह दिया कि भाई दिस इज आल्सो वन यूनिट, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है? दिस वाज द इन्फ्यूरिएटिंग फैक्टर। हमारे जो ये सारी इथनिसिटीज थी दे वांटेड कि भाई हम पाकिस्तान बनने से पहले के इथनिसिटीज मौजूद हैं, हमने मिल के पाकिस्तान बनाया है, तो हमारी आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखना हमारा बुनियादी हक है। अब वन यूनिट बनाने से क्या होगा कि वी आर नाउ नॉट सिंधीज। एक सिंधी अलग जो आइडेंटिटी थी वो एक मिट गई, एक पंजाबी आइडेंटिटी थी वो मिट गई, आपकी केपीके की जो अलग आइडेंटिटी थी वो खत्म करने की कोशिश की गई। तो जब हमारे यहाँ पे हर जगह पे एक इथनो नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, इस चीज ने क्या किया? एक इथनो नेशनलिज्म स्टार्ट किया। अब इथनो नेशनलिज्म क्या होता है? इथनो नेशनलिज्म ये होता है कि इथनिसिटी के बुनियाद पे आप खुद को सेपरेट महसूस करना शुरू कर दें, आप महसूस करना शुरू कर दें, एक अलग कहना शुरू कर दें कि पंजाबी एक अलग कौम है, सिंधी अलग कौम है, बलोची अलग कौम है। जब इस किस्म का कॉन्सेप्ट आप में यहाँ पे ड्राइव करना शुरू कर दे तो उसे क्या कहा जाता है? इथनो नेशनलिज्म। अब ये ड्राइव हुआ किसके बाद? वन यूनिट स्कीम और पेरिटी फार्मूला के बाद। एक लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए इन सिंध, आपके पंजाब में, आपके केपीके में और बलूचिस्तान में, स्पेशली इवन यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में भी जो है ओवर द सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने भी प्रोटेस्ट स्टार्ट की। रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि हमारी जो ये बुनियादी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के, इनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाए, हमने क्या किया? वी स्टार्टेड अरेस्टिंग दोज पीपल, वी स्टार्टेड क्रैक डाउन ऑन दोज पीपल। अब जब आप उन्हीं लोगों पे जो अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए आपसे मुतालबे कर रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग दोज पीपल, उन पे क्रैकडाउन शुरू करते हैं एंड यू डिक्लेयर दोज पीपल के ये गद्दार हैं, देट आर अगेंस्ट जो है स्टेट। तब जाके लोगों ने एक डिक्लेयर किया, लोगों ने क्या किया? एक हेट्रेड स्टार्ट कर दी अगेंस्ट आपकी जो है वन यूनिट स्कीम और उस वक्त की सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, बिकॉज उन्होंने फील किया कि हमारा अपनी जो आइडेंटिटी है वो क्या हो रही है? अब खत्म होने जा रही है। कल को एक अलग से जो सेपरेट आइडेंटिटी थी वो जो है वो खत्म करने जा रहे थे। तो इस वजह से जो मेजर इन्फ्यूरिएटिंग फैक्टर आप बहुत सारे बुक्स में पढ़ोगे तो वो आपको मिलेगा कि जो वन यूनिट स्कीम थी और पेरिटी फार्मूला था, बेसिस ये था जिसने पाकिस्तान में क्या शुरू कर दिए? एथनिक इश्यूज या इथनो नेशनलिज्म को स्टार्ट करने वाला ये बड़ा फैक्टर था। अब यहाँ पे एक और भी चीज समझना बड़ी जरूरी है, आए उसको भी समझते हैं जो इससे एसोसिएटेड है कि 1935 के एक्ट के मुताबिक, क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो हमारा अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो हमने जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने कौन से डॉक्यूमेंट को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखा था। अब ये जो एक्ट था इसमें पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड कि भाई इट इज अ फेडरेशन। अब फेडरेशन होती है दो टाइप की, एक होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होती है आपकी कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरी होती है होल्डिंग ऑन फेडरेशन। अब फर्क क्या है इन दोनों में कि अगर कोई स्टेट बने वो पहले से ही मौजूद हो, स्टेट जो है वो पहले से ही मौजूद हो, उसमें बाकी सूबे या एथनिसिटीज जो हैं वो ज्वाइन करें, तो इस किस्म की फेडरेशन को क्या कहा जाता है? होल्डिंग ऑन फेडरेशन। उसे क्या कहा जाता है? होल्डिंग ऑन फेडरेशन। मतलब, थैंक यू, सॉरी, मतलब कि अगर स्टेट पहले से बनी हुई है, अब उसमें दूसरे कोई सूबा, कोई इथनिसिटी ज्वाइन कर रहा है, तो उस किस्म की फेडरेशन को क्या कहा जाता है? होल्डिंग ऑन फेडरेशन। मतलब मुल्क पहले से होल्ड ऑन कर रहा है, उसमें आके कोई ज्वाइन करे तो इसे कहा जाता है होल्डिंग ऑन फेडरेशन। अगर दूसरा हो, इसके अपोजिट हो कि मतलब मुल्क नहीं बना हुआ, पहले से ही वो इथनिसिटीज मौजूद हैं, जब वो मिल के एक मुल्क बनाए तो उसको कहा जाता है कमिंग टुगेदर
फेडरेशन। समझ में आ गया दोनों में फर्क? कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है कि, हाँ मैं रिपीट करता हूं, होल्डिंग ऑन फेडरेशन वो होती है जो मुल्क पहले से बना हुआ हो, उसमें कोई ग्रुप आके ज्वाइन करे। मतलब एक होल्डिंग ऑन स्टेट ऑलरेडी है, होल्ड ऑन किया हुआ है उसने, अब उसमें कोई एलिमेंट ज्वाइन करे, कोई प्रोविंस ज्वाइन करे, कोई इथनिसिटी, कोई पॉपुलेशन ज्वाइन करे, तो उस किस्म की फेडरेशन को क्या कहा जाता है? होल्डिंग ऑन फेडरेशन। और एक किस्म की फेडरेशन जो पहले से बनी नहीं हो, मतलब मुल्क पहले से बना ना हो, कुछ इथनिसिटीज, कुछ रीजन्स, कुछ पॉपुलेशंस मिल के जब वो मुल्क बनाए तो वो कम टुगेदर, दे आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म एन स्टेट, तो उसको क्या कहा जाता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। समझ में आ गया? अब बताएं कि पाकिस्तान क्या कमिंग टुगेदर फेडरेशन था या होल्डिंग ऑन फेडरेशन था? पाकिस्तान वाज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन और इन दोनों में मेजर फर्क तो हमने समझ लिया, लेकिन इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स का भी फर्क होता है। क्या होता है कि जो होल्डिंग ऑन फेडरेशन हो, उसमें जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड स्टेट है उसी की पॉलिसीज को ज्यादा वेटेज होता है। वहां पे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी वो चाहे एड ऑन वाले ग्रुप जो उसमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको दी जाए, खुद मुख्तारी दी जाए या ना दी जाए, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी मर्जी है? उसी स्टेट की जो पहले बनी हुई है। लेकिन अगर इट्स अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन तो वहां पे जरूरी है तीन चीजें इंश्योर करना। तीन चीजें क्या इंश्योर करना? कि आपके जो इथनिसिटीज जिनने आपको मिलके बनाया है, आपको उनकी तीन चीजों का ख्याल रखना है। एक तो सबसे पहले उनकी कल्चरल आइडेंटिटी का, कि ऐसा ना हो क्योंकि वो मिलके बना रही हैं, अपनी आइडेंटिटी जो है वो मर्ज करके बना रही हैं। इसका ये मकसद नहीं कि आप उनकी आइडेंटिटी एज अ सेपरेट इथनिसिटी वो खत्म कर दो, ठीक है? आप उनकी जो अलग से आइडेंटिटी पहले से बनी हुई है, आपने वो मेंटेन रखनी है, उनको अलग से वो आइडेंटिटी प्रिजर्व करके देनी है। दूसरी ये चीज कि उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होगी। अब पॉलिटिकल ऑटोनॉमी क्या होती है? कि उनको खुद मुख्तारी होगी कि वो अपने लीडर्स खुद चुने, अपनी गवर्नमेंट खुद बनाए, अपनी पॉलिसीज अपने कल्चर के तहत, अपने रिसोर्सेज के तहत अच्छी बनाना शुरू करें। अब ये उनको आजादी होना, इसको क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। कि वो अपने लीडरशिप खुद चुने, आप उन पे इंपोज ना करो, वो खुद जो इथनिसिटी है जिसने आपको ज्वाइन किया है, जैसे अगर पंजाबी आइडेंटिटी है, पंजाबी इथनिसिटी है, इफ इट हैज बीन द पार्ट ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, तो आपकी जो फेडरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पंजाबी आइडेंटिटी को मेंटेन रखे, उसकी लैंग्वेज को, उसके कल्चर को, उसके सेट ऑफ वैल्यूज को मेंटेन प्रिजर्व रखे। कोई भी ऐसी पॉलिसी ना लाए जिससे उनका कल्चर जो हो वो डिमिनिश हो, खराब हो, उनकी लैंग्वेज जो है वो वहां पे बोलना वो मुश्किल हो। और दूसरा कि उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हो। तीसरी जो चीज है वो होती है, मेजर चीज, वो होती है उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। कि भाई आप मुल्क बनने से पहले आपकी जो भी टेरिटरी है वो टेरिटरी मुल्क बनने के बाद भी आपकी रहेगी। जो भी आपकी टेरिटरी है, जितनी आप एरिया पे, जितनी आपकी इथनिसिटी फैली हुई है, जो आपका लैंड है, वो लैंड मुल्क बनने के बाद भी आप ही की रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर लानी हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले आपसे इजाजत लेगी, आप अप्रूव करेंगे तो जाके उसमें कोई चेंजेस आ सकते। अब ये तीन चीजें किसमें इंश्योर की जाती हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। हम अगर देखें तो पाकिस्तान सिंस इट्स अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, तो मुझे बताएं क्या वन यूनिट स्कीम ने उनकी कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व रखी थी? प्रिजर्व? क्या उनको ऑटोनॉमी दी गई? हमारी तो पहली इलेक्शंस जो है वो जाके 71 में हुई है। 1947 से लेके 71 तक उन्हें हमने अपने खुद ही रिप्रेजेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चूज करती थी फ्रॉम मिलिट्री, और दूसरी जो ब्यूरोक्रेसी है वहां से वो सिलेक्ट करके आपकी पार्लियामेंटेरियंस बनाते थे। अब बताएं कि ना उनको खुद पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है कि आप अपनी लीडरशिप खुद चुने, ना उनकी कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व कर रहे हैं, ना उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ख्याल रखा जा रहा है। तो अब बताएं कि क्या पाकिस्तान कमिंग टुगेदर फेडरेशन के जो प्रिंसिपल्स थे उनको फॉलो कर रहा था? जब आप नहीं करेंगे तो क्या होगा आपके यहाँ पे?
इथनिक इश्यूज होगा और वहां पे इथनिक ग्रीवेंसेस, एक शिकायत जो है फ्रॉम इथनिसिटीज वो बढ़ेंगी। और इसी जगह पे द बेस्ट थिंग, जो कोई साउंड पॉलिटिकल लीडरशिप होगी वो क्या करेगी, इन इथनिक मसलों को हल करने के लिए उन पे क्रैक डाउन नहीं करेगी, बट रादर उनको ये चीजें प्रोवाइड करेगी। भाई ये चीजें तो आपका हक है क्योंकि आपने मिलके कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनाई है, बाकी जो चीजें हैं आए मिलके डिस्कस करते हैं और आपकी जो बातें हैं उनको ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। पाकिस्तान ने इससे उल्टा किया, पाकिस्तान ने रादर देन उनको ये चीजें गिवन करके, फिर जिसने भी वो सिंधु देश वाली मूवमेंट चलाई तो उनकी टांगे तोड़ी गई, उनको जेलों में डाला गया और बहुत ज्यादा हुई। इसी तरीके से दूसरे प्रोविंसेस में भी जो भी आपकी मूवमेंट्स थी उनको क्या किया गया, क्रिश किया गया, रादर देन उनको फैसिलिटेट करने की वजह से एक इथनो नेशनलिज्म को जन्म दे दिया गया, ना उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। और जब कोई भी बंदा अपने हक के लिए आवाज उठाता तो उसको क्रिश किया जाता। अब ये चीज हमें रिफ्लेक्ट होती है, सबसे ज्यादा बढ़ जाती है 1970 इलेक्शंस करवाए 71 में, ठीक है 70 में इलेक्शंस करवाए, तो उन इलेक्शंस में हमने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान से जो आपकी अवामी पार्टी थी, ठीक है अवामी पार्टी थी, उन्होंने मेजॉरिटी में सीट्स जीत ली। अब हक तो किन का बनता था गवर्नमेंट बनाने का, ईस्ट पाकिस्तान का। जब ये चीज नहीं बनी, बहुत ज्यादा इश्यूज थे, लेकिन जब नहीं बनी तो क्या एक फीलिंग आई कि भाई हमारे कल्चर को भी आपने सबवर्ट किया, हमें आप आइडेंटिटी अलग से आपकी इथनिक आप एज ऑन इथनिसिटी बेसिस, क्योंकि हम बंगालियों ने जीता है, यू आर नॉट गिविंग अस आपकी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एट नेशनल लेवल। तो दिस सोड द इतना इंटेंसिटी ऑफ जो टेंशन थे वो बढ़ गए कि देट लेड टू वार, ठीक है 1971 वाली वार लगी और एक मेजर इथनिसिटी पाकिस्तान से डिसइंटीग्रेट होके क्या बन गई, आपकी आज के दौर का बांग्लादेश बन गया। तो पाकिस्तान ने तब जाके रियलाइज किया कि हमने इथनिक इश्यूज इतने बढ़ा दिए हैं, अगर इनको प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया गया, इनको रिजॉल्व नहीं किया गया, तो खुदा न खास्ता कल को पाकिस्तान क्या कर सकता है, कल को कोई और मेंबर जो है अपना, कोई और जो प्रोविंस है वो ना लूज कर बैठे, ठीक है। अब ये रियलाइजेशन हमें कब जाके हुई है, अभी तक 71 तक हमने कोई रियलाइजेशन दिखाई कि हमें इथनिक इश्यूज का अंदाजा है, रादर देन रिजॉल्विंग हमने क्या किया, उन पे क्रैकडाउन किया, रादर देन फोर्स को यूज किया और उन पे एक इंपोज करना शुरू कर दी, उनकी आइडेंटिटी सबवर्ट करना शुरू कर दी। तो इस तरीके से बंगालीज जो थे उन्होंने अपने इथनो नेशनलिज्म को यूज करते हुए एक इंटेंस एक, और उनमें कुछ बहुत सारे एक्सटर्नल एलिमेंट्स थे, जैसे इंडिया ने बड़ा रोल प्ले किया, खुद ही इन चीज़ों को बढ़ा के दिखाएं कि पाकिस्तान में बड़े इतने इश्यूज हैं, और अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश अलग हो गया। अभी कंपेयर करें इसको प्रेजेंट से, तो बलूचिस्तान में आपको क्या लगता है कि व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। अब दो चीजें हैं, आप लोग अगर ऊपर से एज ए सुपरफिशियली देखेंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान इज यूजिंग द सेम टेक्निक ऑफ यूजिंग फोर्स, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, उस वक्त में और आज के वक्त में बहुत ज्यादा फर्क है। वो फर्क क्या है, वो है आपकी 18वीं तरमीम, ठीक है। वो क्या है, 18वीं तरमीम। हम आके समझते हैं कि 18वीं तरमीम ने कितना ऐसा कैसे इतना ज्यादा फर्क किया है कि आज के टर्म में आज का दौर डिफरेंट बना दिया है 1971 से। ये हमारा यहाँ पे कौन चीज रोल प्ले कर रही है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो थर्ड सेगमेंट है हमारा इस लेक्चर का, ठीक है। यहाँ तक ना ज्यादा डिस्कशन है क्योंकि कॉम्प्लेक्स थोड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो मैं बार बार बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। किस बच्चे को समझ में अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे पूछ लें, तो फिर मैं लास्ट सेक्शन पे चलूँ, इसके थर्ड सेक्शन पे, कि भाई रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने जब रियलाइज किया कि भाई नेशनल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अब उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। ये रियलाइजेशन पाकिस्तान में कब आई, आफ्टर द जो है डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो है ईस्ट पाकिस्तान जब हमसे जुदा हो गया, उसके बाद हमें रियलाइजेशन तो हो गई। अब आए तो हमने उसके बाद किया क्या है, कौन से स्टेप्स लिए हमारी गवर्नमेंट ने ताकि हम इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें और आपकी इंटीग्रेशन को जो है स्ट्रेंथन कर सकें। यही दो सेम चीजें हैं। अगर पूछा जाए कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स कौन से लिए हैं, तो भाई यही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स हैं। या पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे रोल प्ले कर रही है हमें स्ट्रेंथन करने में, इंटीग्रेट करने में, या एथनिक इश्यूज को रिजॉल्व करने में,
ठीक है, कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप लिए हैं टू रिजॉल्व इथनिक इश्यूज। ये तीनों चीजें इसी सेक्शन में आ जाती हैं रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसी में हम समझेंगे कि गवर्नमेंट ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करके इथनिक इश्यूज को रिजॉल्व करना शुरू किया और जो है इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन किया। जी आप कुछ पूछ रहे थे। अब देखें टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो प्रिंसिपल है बेसिक के पाकिस्तान सॉरी मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू सेपरेट नेशंस। हमने उस वक्त ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वी सेड कि वी आर टू डिफरेंट कम्युनिटीज, ठीक है, अलग नेशंस हैं, एक मुस्लिम है एक हिंदूज है, देट हैव सेपरेट सेट ऑफ कल्चर्स ट्रेडिशंस रिलीजन्स, ये सारी जो चीजें हैं प्रैक्टिसेस सोशल नॉर्म्स ये सारी डिफरेंट है। अब दो इतनी मुख्तलिफ चीजों को आप आपस में रखेंगे तो देयर विल बी टेंशन, हम सुकून से नहीं रह सकेंगे, हर कोई बंदा एक आजादी से अपना रिलीजन नहीं प्रैक्टिस कर पाएगा। इस बेसिस पे वी वांटेड अ सेपरेट नेशन। अब ये तो एक आइडिया क्लियर है कि टू नेशन के बेसिस पे पाकिस्तान क्यों चाहिए था। अब आप देखें बांग्लादेश, देखें बांग्लादेश की इथनिसिटी हमसे डिफरेंट थी लेकिन दे हैड कॉमन रिलीजन। अब दे वांटेड कि हम उनको क्या दें, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो अभी यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं कि भाई कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व हो, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हो, दे मस्ट बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें गिवन की जाएं। अब ये चीजें जब उनको नहीं मिली तो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। अब तब भी हमारे पास पाकिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी थी कि वी कुड हैव रिजॉल्व दोज इश्यूज। उन्होंने इलेक्शंस जीते थे, लेट देम कम टू पावर, बहुत ज्यादा मतलब चीजें। अब इसको आप जैसे पढ़ेंगे रिसोर्सेज के हिसाब से तो कुछ कहते हैं इट वाज अ मिस्टेक, कुछ कहते हैं इट वाज एन इनएविटेबल चॉइस, मतलब इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अब वो चीजें रिफ्लेक्ट भी होती हैं कि बंगालीज ने कुछ ऐसी डिमांड्स कर दी थी, लाइक दे वांटेड कि हमारी करेंसी सेपरेट हो, हम ट्रेड अलग से करें, हमारी फॉरेन पॉलिसी अलग हो, मिलिट्री की विंग्स अलग हो। अब आप बताओ कि एक मुल्क के अंदर जब ये चीजें आप अलग से मांग रहे हो तो क्या वो एक मुल्क रहेगा? लाइक डिमांड्स ऐसी थी, वी ट्राइड उस वक्त भी, ठीक है, हम वी डिड नॉट वांट कि आप अलग हो, वी ट्राइड उस वक्त भी, लेकिन उनकी डिमांड्स जो थी वो इतनी ज्यादा वो थी कि दे वर अनएक्सेप्टेबल। इसी बेसिस पे आगे चल के वार होती है और वार में भी लास्ट तब जाके ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ। लेकिन यहाँ पे टू नेशन थ्योरी नहीं है, एज अ सेपरेट नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप उसको इथनिसिटीज के बुनियाद पे लाएंगे तो अगेन ये टू नेशन थ्योरी आज भी एप्लीकेबल होगी। फिर तो वी हैव हर जगह पे टू नेशन थ्योरी, ईस्ट पाक जो है बलूचिस्तान सिंध में भी है, पंजाब में भी है, केपीके में भी है, वो सब कहेंगे वी आर अ सेपरेट नेशन, तो एक कोहेसिव कंट्री नहीं बन पाएगा। तो रोल ऑफ टू नेशन थ्योरी जो था वो पाकिस्तान अचीव करने के बाद मैं समझता हूँ वो लिमिटेड रहा है। अब आप इसको अगर इस कॉन्टेक्स्ट में एथनिसिटी के कॉन्सेप्ट में लाएंगे तो इट इज स्टिल अलाइव, ठीक है। ये दोनों अलग पर्सपेक्टिव जो हैं वो मौजूद हैं। ये वैसे क्वेश्चन भी पूछा गया है मैं समझता हूँ पास में। हाँ, ज्योग्राफी का बड़ा फैक्टर है। लाइक ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से जो डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 1000 माइल्स। मैडम 10 मिनट्स एक्स्ट्रा वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। 1000 माइल्स का डिस्टेंस है बिटवीन, हाँ, मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, और ये सारी टेरिटरी वाज अ होस्टाइल टेरिटरी। एक हमारा सबसे जंग हारने का रीजन भी ये था, ये हम कुछ पढ़ेंगे कि व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जो है लॉस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, कि 1000 माइल्स की हॉस्टाइल टेरिटरी थी। इससे कनेक्टेड थे हम दो तरीकों से, एक तो समंदर के रास्ते से, दूसरा इसी लैंड के या एयर के रास्ते, 3 रास्ते थे। अब क्योंकि ये हॉस्टाइल कंट्री है तो उन्होंने लैंड का एक्सेस तो ऑब्वियसली नहीं देना था, तो उन्होंने वो तो कट ऑफ कर दिया। ऊपर से एयर स्पेस भी बंद कर दिया। एयर स्पेस जब उन्होंने बंद कर दिया तो हम अपने सप्लाईज ईस्ट पाकिस्तान तक कैसे पहुंचाएं? थ्रू सी। अब जब हम सी के थ्रू गए तो हमारी नेवी उस वक्त इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी जितनी इंडिया के पास थी। तो अब चक्कर ये हुआ, वी वर अनेबल टू डेवलप रिसोर्सेज और पर्सनल टू द वार इन 1971 टू ईस्ट पाकिस्तान। अब मजबूरन जब आपके लोगों के पास रिसोर्सेज ना हो, हथियार ना हो, लोग इतने ना हो, गोलियां ना हो, तो क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली देयर विल बी अ, ठीक है, सरेंडर, जो हमारी हिस्ट्री का एक कड़वा सच है और अनफॉर्चुनेट इवेंट है जो हमने किया था।
तो ये भी रीजन है जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान एक लगता था कि एक नॉन होमोजीनियस कंट्री है, ठीक है, जिसकी वजह से आगे चल के हमारी सेपरेशन हुई। खैर ये सारी चीजें देखें, इसमें क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, एथनिक इश्यूज, रोल ऑफ वन यूनिट स्कीम, लैंग्वेज कंट्रोवर्सी हमने पढ़ी है, उसके अलावा रोल ऑफ जो है आपका इनडायरेक्ट जो रोल पढ़ा है हमने 1949 का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पढ़ा है। उसके आगे हम चल रहे हैं कि वाई जो है बंगाली सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, हाउ एथनिक इश्यूज पाकिस्तान में कैसे डेवलप हुए हैं, उनके मेजर काजेस क्या हैं, और टेक्निकल जो चीजें हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं कि ये भी चीजें मिसिंग थी, ठीक है। एक ही टॉपिक में वी आर स्टडिंग मल्टीपल थिंग्स जो हैं, डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, शायद इस वजह से ही थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है जी। इंडिया का ये रोल था कि दे मिसलेड स्टूडेंट्स ऑफ आपका जो है ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे वो इनडायरेक्टली इंटरवीन कर रहे थे। दे वर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द मिलिशियाज जो पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उनको मटेरियल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट भी दे रहे थे। एंड एट लास्ट दे इंटरवीन इनटू जो है उसी ईस्ट पाकिस्तान में, तब जाके पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। तो इंडिया ने एक हॉस्टाइल कंट्री का, एक बिटर हॉस्टाइल कंट्री का रोल प्ले किया था इन द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब मैंने ये सारी चीजें, ठीक है, जो इतने मैंने काजेस बताए हैं कि भाई इतने काजेस थे जिनकी वजह से पाकिस्तान में इतने इश्यूज जो है उन्होंने जन्म लिया, और देट लेड टू नेशनल डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेट तो नहीं किया उन चीजों ने, उन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट कर दिया। अब ये चीजें हमने देख ली है, उसकी मैंने आपके नोट्स में ये सारी हेडिंग्स बना के रखी हैं। अच्छा, एक और रोल था डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया 56 में जाके, आगे चल के वो 2 साल भी प्रॉपर नहीं चला, फिर हमने उसको सबवर्ट करके 62 में अदर कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, वो आगे चल के अगेन 71 में। हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया 73 में, हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो सही, लेकिन उनमें ये सारी चीजें हमने इनकॉर्पोरेट नहीं की। यही हमारी वीक पॉइंट्स थी, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल भी नहीं हो पाए। लाइक आफ्टर 2 years उनको जो है एब्रोगेट किया गया या क्या, और दे गेव स्पेस टू द आपका जो है अदर नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। ये एक रीजन और है। वन यूनिट पॉलिसी और पैरिटी सिस्टम मैंने समझा दिया है। अच्छा, अंडरमाइनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे एक और भी एलिमेंट था जो जिसने रोल प्ले किया था एथनिक इश्यूज को फर्मेंट देने के लिए। लाइक पहले की जो लीडरशिप थी उसमें ईस्ट पाकिस्तान से भी लीडरशिप थी। ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ही वाज फ्रॉम जो है बंगाल, ठीक है। उसी के साथ साथ जो दूसरे भी आगे चल के आएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, देट वर आल्सो पार्ट ऑफ बंगाल। तो हमने उनको पहले लीडरशिप को स्पेस तो दिया था, लेकिन आगे चल के जब हमने डेमोक्रेसी को सबवर्ट करना शुरू कर दिया, लाइक 1956 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन आया और 58 में हमारी पहली जब मार्शल लॉ लगी, तो आपकी मिलिट्री और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी ने मिलके जब डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया, तो लोगों को एक फीलिंग आई कि अब जो सेंटर में हैं, जो पावर में लोग हैं, देट आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अस, तो हमको रिप्रेजेंट नहीं करते, बट रादर दे आर रूलिंग विद फोर्स। अब तकरीबन यहाँ से लेके 58 से लेके आगे चल के आपकी 69 तक एक क्या है, एक मिलिट्री रूल चला है, ठीक है। मार्शल लॉ लगी है 62 तक, आगे चल के एक मिलिट्री रूल चला है। तो इतने 10-12 साल जो है पाकिस्तान में जब रूल थ्रू फोर्स था, तो उससे लोगों का डेमोक्रेसी पे भरोसा जो था वो भी उठ गया था। क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग एक फील करते हैं, भाई मेरा कंट्री है, जब मुझे आज़ादी हो टू गिव वोट्स, ठीक है, मुझे आज़ादी हो टू पार्टिसिपेट इन इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ हों और मैं अपनी मर्जी का जब नुमाइंदा मुंतखब कर लूँ, ये फीलिंग देगी कि भाई मैं इस मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ पे मेरी कोई वैल्यू है, हम लोगों की, आवाम की वैल्यू है। अब ये आप इतने टाइम तक सप्रेस करके रखोगे और उसके साथ साथ गुड गवर्नेंस भी ना हो, जस्टिस सिस्टम भी आपका इतना इफेक्टिव ना हो, तो लोग क्या होंगे, उनका एक सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक मुल्क से डिसइल्यूजनमेंट बन जाती, ठीक है। इसी वजह से भी वहां पे इथनिक इश्यूज ने जन्म लिया और डेमोक्रेसी जो है वो सबवर्ट रही। कहते हैं कि अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप चलता, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मौका दिया जाता, तो शायद ये इथनिक इश्यूज जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है। क्या होते, वो डेवलप नहीं हो पाते जी। वो वहां पे आ रहे हैं, वो आगे हमारा टॉपिक है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का भी ये मकसद है कि जो हमारी बाद की लीडरशिप थी, अच्छा ये हम देखते हैं 18th अमेंडमेंट में कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का क्या कॉन्सेप्ट था।
1935 का जब एक्ट आया तो कायदे आजम ने कहा कि भाई ये एक फंडामेंटली बेड थारोली रॉटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्ट है, इसमें जो प्रोविंसेस हैं उनकी आज़ादी की बात नहीं है, उनकी ऑटोनॉमी की बात नहीं है। अब यही ऑटोनॉमी हमें तब तक नहीं मिली जब तक 2010 नहीं होता और 18वीं तरमीम नहीं आती। तब तक जो भी मिलिट्री लीडरशिप आती थी वो सारे पावर्स अपने हाथ में ले लेती थी, सारे पावर्स सेंटर के पास होते थे। एक जो आपका उस वक्त का रूलिंग पावर था, जो हेड ऑफ स्टेट हुआ करता था, उसी के हाथ में होते थे। प्रेसिडेंशियल पावर अयूब खान ने आपके जो है 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में सारे पावर उसने किसको दे दिए? 1962 में वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन देके सारे पावर अपने हाथ में ले ली, प्रोविंसेस को आजादी नहीं दी। उन्होंने गवर्नर्स को इतना स्ट्रांग कर दिया कि अगर सूबे में कोई भी हुकूमत हो, उसे डिसॉल्व करना हो तो वो गवर्नर अपनी मर्जी से कर सकता। अगर कोई इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है किसी सूबे का तो वो उसको भी डिसमिस कर सकता। उसके साथ साथ वो गवर्नर इतना पावरफुल था कि दैट कुड रिकमेंड टू द आपका चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर या उस वक्त का जो हेड ऑफ स्टेट था उसको लिख सकता था कि हमारे प्रोविंस में हालात सही नहीं चल रहे, आप यहाँ पे गवर्नर राज, गवर्नर रूल लगा दो। अब ये सिस्टम हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, ये तो ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल था 1935 का, जिसकी तहत उनको इतने पावर्स थे। हमें ये खत्म करके पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देनी थी प्रोविंसेस को, हमने खत्म करने के बजाय 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में और बढ़ा दिए। इसी वजह से आगे चल के एक प्रोविंसेस को जब पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं मिलती, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ज्यादा बढ़ जाती है तो रिजेंटमेंट बढ़ जाती है, एक हेट बढ़ जाती है। लाइक हम अपनी हुकूमत से, लाइक अभी एक बेसिक सा आइडिया ले लें, एग्जांपल दे लें। अब हमारे पास नेट सही नहीं चल रहा, ठीक है, हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है किस टाइम पे आके कहते हैं कि हमने जो है फायरवॉल टेस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से नेट स्लो हो रहा है, कभी कहते हैं हमारा कुछ लेना देना नहीं है इंटरनेट से। अब पता नहीं है कि क्या चक्कर है, लेकिन एक फील आता है कि गवर्नमेंट जो है या एक्स बैंड है, जो ट्विटर था फॉर्मली वो बैंड है, तो अब वीपीएन लगाने के बगैर आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक सेंस नहीं होता कि वी आर नॉट फ्री। जितनी आप पे ज्यादा पाबंदी लगाई जाएगी, जितने आप पे ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं, तो उतना हम गवर्नमेंट से अनहैप्पी होते हैं कि यार गवर्नमेंट सही नहीं कर रही। तो ऐसे ही जैसे ही सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है तो लोग जो हैं, मासेस जो हैं, दे डेवलप अ हेट टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी वजह से उनको और कोई चीज तो नहीं मिली, उन्होंने वो हेट कहां से रिफ्लेक्ट की? इथनो नेशनलिज्म के थ्रू, ठीक है। तो ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो था उसने भी रोल प्ले किया था आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान में और इथनिक इश्यूज को बढ़ाने में। बाकी ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं, रोल ऑफ रिलीजन, नेशनल लैंग्वेज। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम भी है, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने तकरीबन 12-13 जो हैं आपके काजेस बताए हैं नोट्स में, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, हमने डिस्कस कर लिए हैं ड्यूरिंग द लेक्चर कि कैसे उन्होंने रोल प्ले किया। अब आ जाते हैं हम इस सेक्शन पे जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के रोल के ऊपर। जी आप कुछ पूछ रहे थे? मैं इस पे डिस्कस करता हूँ। जी आप कुछ पूछ रहे थे? हम आते हैं, ठीक है। ये दोनों डिस्कशंस दोनों हमारे नेक्स्ट जो सेक्शन है उससे रिलेटेड है। हाँ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मकसद ये होता है कि हमने देखा है कि फेडरेशन में एटलीस्ट 2 गवर्नमेंट्स होते हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है जब वो सबसे ज्यादा पावर अपने हिस्से में ले ले, ठीक है, रिसोर्स भी अपने हिस्से में ले ले, फोर्सेस जो हैं वो भी अपने हिस्से में ले ले, सारे पावर्स अपने हिस्से में ले ले, और प्रोविंसेस सही से अपनी अथॉरिटी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो इसको कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। ये किया गया था आपके 1962 में हाइपर प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना के। अब ये आप पहली बार सुन रहे हैं, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ दीज आइडियाज इन योर माइंड। आगे चल के यही चीजें आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, करंट अफेयर में पढ़ेंगे, अदर डिस्कशंस में पढ़ेंगे या दूसरे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, तब आपको ये चीजें मजीद ज्यादा समझ में आएंगी। अभी तो एक बेसिक आइडिया है कि हिस्ट्री में ऐसे ऐसे हुआ है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ये इशू है। कल को आपने दोबारा हम जब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें भी यही बातें हैं, ठीक है, कि उसमें क्या चक्कर था, 72 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, 73 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चक्कर था, 62 वाले में क्या था। तो ये सारे डिस्कशंस बार बार आने हैं और आप लोगों ने याद हो जाना। अभी कोशिश करें जितना एक आइडिया आपको क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस टॉपिक का, वो कर लें। अच्छा, ये
चैप्टर है पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस स्टेट में आइडियोलॉजिकली अड्रिफ्ट, ठीक है। वहां से कुछ कॉन्सेप्ट है कि इथनिक इश्यूज कैसे ड्राइव हुए, नेशनल डिसइंटीग्रेशन क्यों हुई, उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ लिखा है। ये आप लोगों के लिए मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा। अब यही है जो आपका थर्ड सेक्शन है, आपका रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ 18th अमेंडमेंट। दोनों चीजें हमने यहाँ पे भी डिस्कस करनी है। सबसे पहले कि भाई जब हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से क्या हो गया था, सेपरेट हो गया था। अब ये जब रियलाइजेशन हुई कि जब देखा गया कि व्हाई इट लेड टू सच एक्सट्रीम इवेंट्स कि इट लेड टू सेपरेशन। मैडम क्या जो क्लास है, चलो ऐसा करते हैं कि वी विल बी स्टार्टिंग कल वाले क्लास में कि यहाँ तक डिस्कशन ज़हन में रखिएगा, ठीक है, कि भाई अप टिल 71 क्या क्या चीज़ें हुई। अब 71 के बाद गवर्नमेंट ने कैसे स्टेप्स लेके एथनिक इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की एंड हाउ इट स्टार्टेड स्ट्रेंथनिंग आपकी नेशनल इंटीग्रेशन को। कल हम यहाँ से आगे जो है वी विल बी कमिंग फॉरवर्ड, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स का जो बुक है, अभी बहुत ज्यादा बुक्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स के। मैं क्या करता हूं, मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज जो है आप उन बुक्स को, मतलब किसी बुक में कोई टॉपिक अच्छा लिखा हुआ है, किस बुक में कोई और टॉपिक अच्छा है, ठीक है। पोस्ट पार्टीशन में अब ये जो टॉपिक था नेशनल इंटीग्रेशन वाला, ये मुझे एक तो बियॉन्ड क्राइसिस स्टेट वाले में एक था, आइडियोलॉजिकल अड्रिफ्ट वाले चैप्टर में, दूसरा इसका आर्टिकल मैं आपको भेजूंगा। एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मोनिस अहमद, आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने बड़ा कमाल का लिखा है इस नेशनल इंटीग्रेशन का, डान में आर्टिकल है, ठीक है। अब उस आर्टिकल की मैं आपको लिंक भेजूंगा, वहां से आप लोग पढ़ लेंगे तो आराम से आप लोगों का ये टॉपिक जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक के लिए ये पढ़ें, फिर जैसे जैसे हमारे टॉपिक होंगे तो उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँ, ठीक है।